हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसका ये अगला पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जिन्हें हिंदी में हम महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और आर वेंकटरमणी जो है ये हमारे महान्यायवादी हैं। इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु एडवाइजर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह कौन देता है? ऑप्शंस आपके हैं, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चेयरमैन लॉ कमीशन, विधि आयोग के अध्यक्ष, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। बात करें हमारा जो आर्टिकल 76(2) यानी आर्टिकल 76(2) है, वो कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देंगे। एक तरह से हम कह देंगे इन्हें सरकार के ये वकील होते हैं। ये जो होते हैं भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी। तो जो भी कानूनी मामले होते हैं भारत सरकार के, उनमें ये सलाह देते हैं भारत सरकार को, और इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें हटा भी सकते हैं। ऑप्शंस आपके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इन्हें जब चाहे राष्ट्रपति इनके पद से हटा सकते हैं। वहीं बात कर लें कैग की, और आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष, या फिर अगर इनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष पूर्ण हो जाए। अगर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है या फिर 6 साल का कार्यकाल इनका होगा। इसके अलावा बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज? निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ऑप्शंस आपके हैं, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता को, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को, एडिशनल एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, क्योंकि ये सरकार के वकील होते हैं। सरकार का कोई भी केस अगर होता है तो उसकी सुनवाई के लिए यही जाते हैं, तो इसलिए भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर? संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ऑप्शंस आपके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन बात करें अगर बैठक की तो ये किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, बस इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता है। बाकी सदन में बैठक में भाग लेने का अधिकार इनको होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का सॉलिसिटर होता है? ऑप्शंस आपके हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, सरकारी वकील, द लीगल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट,
राष्ट्रपति के कानूनी अधिकारी, लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, लीगल एडवाइजर। जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो लीगल एडवाइजर होते हैं। बात करें अटॉर्नी जनरल के अलावा भी जो है कानूनी सलाहकार होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, जिन्हें हम सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं। जैसे कि बात करें हाल ही में जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो आपके हैं तुषार मेहता। अब अटॉर्नी जनरल तो एक ही है, हर जगह तो वो जा नहीं सकता है, तो उन्हें क्या किया गया है कि अपॉइंट किया गया है, ये कहीं भी सुनवाई के लिए अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं अटॉर्नी जनरल की, यानी जो हमारे महान्यायवादी हैं उनकी सहायता के लिए जो सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है। लेकिन बात करें क्या ये संवैधानिक पद है, संविधान में इसका वर्णन है तो नहीं। सॉलिसिटर का जो वर्णन है ये संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संविधान में जो वर्णन मिलता है वो अटॉर्नी जनरल का मिलता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल का नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी कुछ पूछता है कि सॉलिसिटर जनरल क्या संवैधानिक पद है, तो नहीं है। संवैधानिक पद जो है जिसका मेंशन है संविधान में वो आपका अटॉर्नी जनरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे केंद्र स्तर की, यानी भारत सरकार की बात कर रहे थे, तो वहां पे सलाह देने के लिए, कानूनी सलाह देने के लिए कौन था, हमारे अटॉर्नी जनरल थे, यानी महान्यायवादी थे। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए राज्य सरकार का भी वकील होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन आपके हैं अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ये तो भारत सरकार के हो गए, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। जो राज्य सरकार के वकील होते हैं उन्हें हम महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं, और जो इसका मेंशन मिलता है वो मिलता है हमें आर्टिकल 165(2) में। इनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो की जाती है गवर्नर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन आपके हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री द्वारा। देखिए यहाँ पर से आप एक क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जैसा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। कैग की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। बात करें इसका वर्णन कहाँ पर है, तो आर्टिकल 148 मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भारत में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, और 148(1) में कहा गया है कि जो कैग है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बात करें इसी से संबंधित एक और आपका आर्टिकल मिल जाता है 151(1), जिसमें जो कैग है भारत सरकार के लेखों का जो लेखा परीक्षण है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, और 151(2) के अनुसार राज्य सरकार जो है उसके लेखों का परीक्षण भी वो राज्यपाल को सौंपेगा। तो जो हमारे कैग महोदय होते हैं वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट जो है वो सौंपते हैं अलग अलग। जब केंद्र की बात होगी तो वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राज्य की जो बात होगी तो वो राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हैं। तो वहाँ पर देखिए जब हम बात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल की और एडवोकेट जनरल की, तो सेंट्रल के लिए हमारा केंद्र सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल आपको मिल रहे थे, और आपका जो सेंट्रल की यहाँ स्टेट की जो सरकार होती है राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता मिल रहे थे। लेकिन कैग का जो पद है वो दोनों जगह के लिए एक ही है। तो चाहे वो राज्य स्तर की बात हो या केंद्र स्तर की बात हो, जो भी रिपोर्ट सौंपेंगे वो कैग महोदय ही सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, संसदीय अधिनियम द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा, थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन, कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल बताया ये आर्टिकल 148 है, तो ये जो पद का सृजन किया गया है वो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल
148 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। ऑप्शंस आपके हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। देखिए यहाँ पर तो वर्ष ही मेंशन किए गए हैं, लेकिन जब आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाए, इनमें से जो पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर उनकी उम्र 65 साल नहीं होती है तो 6 साल के लिए है, और अगर 65 साल पहले हो जाती है तो वो चाहे 3 साल में हो जाए या 4 साल में हो जाए, उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। जैसे कि बात करें हमारे करंट के जो आपके 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये अपॉइंट हुए 2020 में, लेकिन इनकी उम्र 2024 में 65 वर्ष हो जाएगी, तो ये 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे, अगले दूसरे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये तो सही हो जाएगा। हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है, उनकी जो सैलरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य सरकारी पद के लिए अयोग्य हैं, ये भी बात सही है। जैसे ही आप कैग का पद धारण कर लेंगे उसके बाद आप कोई भी अन्य सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं रिटायरमेंट होने के बाद भी। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, तो ये आपका गलत है, और यही पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन डी। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इन्हें कैसे हटाया जाएगा? इन्हें उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इनके लिए विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तब जाकर ये अपने पद से हटाए जा सकते हैं। जबकि यही हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे अटॉर्नी जनरल के लिए, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें उनके अकॉर्डिंग वो रह सकते हैं अपने पद पर। लेकिन कैग के मामले में ऐसा नहीं है। कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो उसके अकॉर्डिंग होगा, उन्हें राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं। अगर उन्हें हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जा सकता है वैसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वेस्ट विद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ऑप्शंस आपके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की, पार्लियामेंट, संसद की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट की। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल जो 151A है, 151 एक जो आर्टिकल है उसमें जो राष्ट्रपति महोदय हैं कैग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। तो जो भी आपकी टीका टिप्पणी है, जो भी टिप्पणियां हैं, वो उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो संसद की ही होती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, संसद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? ऑप्शंस आपके हैं आर्टिकल 146, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। जो हमारा अनुच्छेद 149 है उसमें कर्तव्य एवं शक्तियों का मेंशन किया गया है कैग की। जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन आपका आर्टिकल 149 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका मित्र एवं मार्गदर्शक है? ऑप्शन आपके हैं सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति, एस्टीमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्योंकि जो हमारे द्वारा टैक्स पे किए जाते हैं, जो सारी चीज़ें हैं, पब्लिक का जो अकाउंट्स है वो बेसिकली यही देखरेख करते हैं, तो इसलिए इन्हें मित्र और मार्गदर्शक भी कहा जाता है किसका? पब्लिक अकाउंट्स का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। देखिए जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया, ये वही क्वेश्चन भी पूछ लिया है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। जो हमारा पब्लिक पर्स है, जैसे हम टैक्स पे करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं हम, तो हमारे जो टैक्स, हमारे द्वारा टैक्स जो पे किया जाता है वो कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, तो ये देखते हैं आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिकम इंडियाज। गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं भारत के 12th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 15th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो साथियों बात करें जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ये 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। बात करें सबसे पहले कौन थे, तो जो सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे उनका नाम था वी नरहरि राव। ये हमारे सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये 14वें नंबर के हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।